इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का जो 2018 का पेपर था उसके टॉपर की आंसर शीट हम देखने वाले हैं। ये सीबीएसई की साइट पर अपलोडेड है, वहीं से मैंने ये आंसर शीट ली है, आप लोग भी देख सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो हम एक क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे कि भाई कैसे आंसर लिखे जाएँ कि हमें फुल मार्क्स मिले। जैसे कि इस बच्चे को पूरे 80 में से 80 मिले हुए हैं, तो कैसे लिखे जाते हैं आंसर्स। स्टार्ट करते हैं। देखो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है ना, पहला क्वेश्चन है कि 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में बैठक क्यों हुई। तो ये जो बोर्ड का पेपर आता है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो हम इंग्लिश वाला पार्ट लेकर के चलेंगे। तो बच्चे ने कौन सा आंसर लिखा हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट वाला, क्योंकि और कई सारे ऑप्शंस आते हैं ना, तो उस बेसिस पे बच्चे ने इंटरनेशनल मार्केट वाला लिखा है। 3 क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि कौन कौन से आए थे। वाई वर बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन बर्लिन इन 1885। तो 1885 में जो यूरोपियन पावर्स हैं वो बर्लिन में क्यों मिली थी, ये क्वेश्चन है। दूसरा है वाई वर मर्चेंट्स फ्रॉम टाउन्स इन यूरोप बिगेन टू मूव कंट्री साइड इन 17th and 18th सेंचुरी। तो यही इस बच्चे ने आंसर लिखा हुआ है। तो क्यों मूव कर रहे थे यूरोप के लोग कंट्री साइड, यानी कि गांव के इलाकों से शहरी इलाकों में लोग क्यों मूव कर रहे थे। तो इसका आंसर है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड गिल्ड्स मर्चेंट्स कुडंट एक्सपैंड प्रोडक्शन इन टाउन्स, दे मूव्ड कंट्री साइड सप्लाइंग स्मॉल प्रोड्यूसर्स आर्टिसंस पीजेंट्स विद ऑर्डर्स टू प्रोड्यूस फॉर इंटरनेशनल मार्केट। तो लोग क्या कर रहे थे ना, देखो गिल्ड्स बन जा रहे थे। गिल्ड्स का मतलब होता है जैसे कि व्यापारी ना अपने एक गुट बना लेते हैं और उन गुटों में ना घुसना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मान लो कि कपड़े का गिल्ड बन गया कि कुछ पर्टिकुलर लोग हैं वही सिर्फ कपड़े का व्यापार करेंगे और कोई कपड़े का व्यापार कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ट्रेड गिल्ड्स थे ना, इसलिए जो व्यापारी थे वो अपना बिजनेस को ना शहरों में नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो वो गांव की तरफ गए, गांव में जो लोग थे उनको उन्होंने सप्लाई किया सामान, जो आर्टिसंस थे जैसे कि मटका बनाने का काम, तो भाई कुछ उनको मटका बनाने का सामान सप्लाई किया, वहाँ से सामान लिया और फिर दूसरे इलाकों में बेचना शुरू किया। तो बच्चे ने इस प्रकार से आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन 2 जो है वो देखते हैं। इसमें भी हमें कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। एक तो रोमन कैथोलिक चर्च का इन्फ्लुएंस के बारे में क्वेश्चन है, और व्हाई डू नॉवेल्स यूज वर्नाकुलर, ये क्वेश्चन है। तो वर्नाकुलर जो मतलब होता है ना, वो जो लोकल भाषा होती है ना, उसका मतलब होता है वर्नाकुलर। जो बच्चे ने है वो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है कि व्हाई डिड रोमन कैथोलिक चर्च इम्पोज कंट्रोल ओवर पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स। तो रोमन कैथोलिक चर्च ने क्यों इम्पोज किया था कि भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगा था चर्च पब्लिशर्स पर और बुक सेलर्स पर, तो क्यों करने लगा था चर्च इतना कंट्रोल। तो इसका आंसर है प्रिंट लेड सेवरल इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ, अ पिक्चर ऑफ गॉड एंड क्रिएशन दैट एनरेज्ड रोमन कैथोलिक चर्च। क्या हुआ था कि प्रिंट से ना जब किताबें छपने लगी थी तो लोग अपने विचार बहुत ज़्यादा व्यक्त करने लगे थे। तो कुछ विचार ऐसे होते थे ना लोगों के जो रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ होते थे। इससे क्या हुआ कि लोग क्वेश्चन पूछने लगे, इंक्रीज्ड क्वेश्चनिंग ऑन द सेक्रेड अथॉरिटी ऑफ द चर्च, हेंस दे इम्पोज्ड सेवरल रेस्ट्रिक्शन टू कंट्रोल पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स। इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स 1558। तो क्या किया ना चर्च ने, एक इंडेक्स ही बना दिया। सपोज करो एक पर्चा छाप दिया उन्होंने कि भाई ये सारी किताबें हैं, लिस्ट ऑफ बुक्स हैं, इन किताबों को ना आप नहीं पढ़ेंगे, प्रोहिबिट कर दिया, इन पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि वो किताबें चर्च पे क्वेश्चन उठा रही थी और चर्च चाहता नहीं था कि उस पर क्वेश्चन उठे। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो रिसोर्सेज को क्लासिफाई करना है उनके उत्पत्ति के आधार पर। तो इसका देखो आंसर है उत्पत्ति के आधार पर या फिर ओरिजिन के बेस पर। 2 टाइप के रिसोर्स होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होती, जैसे कि जो वाटर हो गया है ना, जैसे कि सन हो गया, जैसे एयर हो गया, तो ये एबायोटिक रिसोर्स होता है। बायोटिक जिसमें जान होती है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटीरियल रिसोर्सेज विद लाइफ, प्लांट, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये हो गए। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि चैलेंज इज नॉट जस्ट एनी प्रॉब्लम बट एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस, एनालाइज द स्टेटमेंट। कि चुनौती कोई समस्या नहीं है बल्कि उन्नति का ही अवसर है। कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो उससे हम और आगे बढ़ करके और प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या ही मतलब निकल रहा है, तो देखते हैं। अ चैलेंज कैरीज विद इन it opportunity of progress and can be overcome. Once we overcome a challenge, we stand at a much higher level than before. तो ये बच्चे ने लिखा है कि भाई जब हम चुनौती का सामना कर लेते हैं तो हम जहाँ पहले थे ना उससे भी और आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए कितने बढ़िया आंसर लिखे हुए हैं। और आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे इस
कॉपी में कि कितने सही तरीके से, तो राइटिंग अच्छी है, राइटिंग साफ है, लेजिबल है, मतलब आप इसको पढ़ पा रहे हैं। और इसने ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखो किस तरीके से अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे कि हायर लेवल को इसने अंडरलाइन किया है, एबायोटिक को अंडरलाइन किया हुआ है, कटिंग्स नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा काट फीट नहीं है, तो देख कॉपी दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो इस तरीके से ना हम लोग को सैम्पल पेपर जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हम कटिंग कम से कम करें, राइटिंग ऐसी लिखे, भले ही हम मतलब बहुत सुंदर राइटिंग ना हो बट साफ हो कि समझ में आए कि लिखा हुआ क्या है। क्वेश्चन 5 है, स्टेट एनी 2 गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम। तो इनकम के अलावा कौन से डेवलपमेंट गोल्स होते हैं? तो देखो डेवलपमेंट गोल्स और क्या क्या होते हैं, जॉब सिक्योरिटी हो, बेटर वर्किंग कंडीशन हो और अपॉर्चुनिटी टू लर्न हो। देखो पैसा तो कमाते हैं जॉब में, मगर जॉब सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है ना कि कल को निकाल करके वो बाहर कर दे। और वर्किंग कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई जो काम कर रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम कर रहा है। और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने के लिए भी काम में होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन विच कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स सच एक्टिविटी कम। तो जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं यानी कि नई चीज़ें बनाते हैं, मगर हम साथ साथ अपने पर्यावरण को भी खराब कर रहे होते हैं, तो इसमें हम लोगों को कौन कौन से इसमें सेक्टर्स आते हैं? तो इसमें प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, या फिर जो माइनिंग होती है या क्वेरिंग होती है, इसमें क्या होते हैं, हम ज़मीन से रिसोर्सेज निकाल रहे होते हैं। देखो एक्सप्लॉइट करने का मतलब हमेशा ख़राब करना नहीं होता, एक्सप्लॉइट करने का मतलब उसका दोहन करना, उनको निकालना भी होता है। तो यहाँ पर जो एक्सप्लॉइट करने का जो मतलब लिया गया है क्वेश्चन में, वो है उनका दोहन करना, उनका इस्तेमाल करके उनको बाहर निकालना। क्वेश्चन 7 देखिए, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। तो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है मनी लेंडर्स और फैमिली मेंबर्स। तो फॉर्मल सेक्टर क्या, क्रेडिट का यानी कि उधार लेने का फॉर्मल वे क्या होता है, बैंक से लेना या फिर कोऑपरेटिव से लेना, और इनफॉर्मल मनी लेंडर जो साहूकार होते हैं या फिर रिश्तेदार या दोस्तों से लेना, वो इनफॉर्मल सेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो कई सारे आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसमें से किसी एक का जो है आपको आंसर करना है। तो बच्चे ने ये वाला किया हुआ है, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन कॉटन वीवर्स इन 19th सेंचुरी। तो देखो यहाँ पर हमारे साथ हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम टॉपर की आंसर शीट देख रहे हैं और साथ ही साथ हमारा जो 2018 वाला आया हुआ है बोर्ड में पेपर, वो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 चीज़ें हो रही हैं, क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो रहा है हमारा बोर्ड का, और हम ये देख रहे हैं कि भाई टॉपर जो था, जिसके फुल मार्क्स आए थे, उसने कैसे आंसर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। वीवर्स इन इंडिया फेस्ड अ न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इन 19th सेंचुरी दैट लेड टू फर्दर इरोडिंग ऑफ इट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है। तो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाला तो 2-3 लाइन में हमें ख़त्म करना होता है, मगर जो 3 नंबर का है उसमें हमें कम से कम 3 पॉइंट तो देने ही होते हैं। बच्चे ने कितना बढ़िया आंसर लिखा है, देख रहे हो आप। एक तो उसने इंट्रोडक्शन दिया है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर उसने 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं, पैराग्राफ में नहीं लिखा है, पॉइंट्स में लिखा है, फिर इसने कंक्लूजन भी दिया है कि क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड जो होता है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि डिस्क्राइब एनी 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन कॉटन वीवर्स इन 19th सेंचुरी। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है कि वीवर्स जो थे यानी कि जो बुनकर थे इंडिया के, उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से उनका काम खराब हो रहा था या फिर उनके व्यापार में दिक्कत आ रही थी। प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो इंडियन मार्केट फ्लडेड विद चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम मैनचेस्टर, इट लेड टू डिक्लाइन इन डोमेस्टिक मार्केट। तो क्या हुआ था कि हमारे देश के जो बुनकर थे वो हाथ से काम करते थे, मगर मैनचेस्टर यानी कि जो इंग्लैंड था ना, वहाँ पर से मशीन प्रोड्यूस्ड गुड्स आ रहे थे, यानी कि मशीन से बने हुए कपड़े आ रहे थे, वो चीप होते थे, सस्ते होते थे, और जो हाथ से बुनकर बनाता था वो महंगे होते थे। तो भाई जो सस्ता कपड़ा था वो आसानी से बिक जाता था। दूसरा पॉइंट, ट्रेडर्स इन ब्रिटेन परसुएडेड द गवर्नमेंट टू इम्पोज इम्पोर्ट ड्यूटीज, दिस लेड टू डिक्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो क्या हुआ कि हमारे देश पे जो इंडिया से वहाँ पर सामान जा रहा था ना, उस पर तो इम्पोर्ट ड्यूटी यानी कि टैक्स लग रहा था, और जो वहाँ से ब्रिटेन से हमारे देश में सामान आ रहा था उस पर टैक्स नहीं लग रहा था। तो वो सामान और भी सस्ता हो जा रहा था, क्योंकि वो हम पर राज कर रहे थे ना, तो हम पे एक्सप्लॉइटेशन हमारा हो ही रहा था। तो हमारे सामान पर तो वो टैक्स लगाते थे, और जो उनके देश से यहाँ पर सामान आता था उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लगाती थी, वो सामान सस्ता होता था तो ज़्यादा बिकता था। फिर ट्रेड डिप्रेशन इन अमेरिका लेड टू डिक्रीज इन कॉटन सप्लाई टू ब्रिटेन, so now it turned to India for raw cotton supply as the cotton of
as the supply of raw cotton boomed, prices rose and the weavers had to buy cotton at such high prices. अब क्या हुआ जब डिप्रेशन का टाइम आया, ट्रेड डिप्रेशन में, मतलब क्या हुआ ना, 19th सेंचुरी में अमेरिका ने ना सामान ब्रिटेन का ना बिकने नहीं दिया अपने एरिया में, और फिर अब वो लोग कहाँ बेचेंगे, हमारे देश में बेचेंगे। वहाँ से वो लोग ना कॉटन भी नहीं बेच रहे थे, रॉ कॉटन जो कच्चा माल होता है, रुई भी वो लोग नहीं बेच रहे थे। तो वो सारी की सारी रुई अब हमारे देश से हर जगह जा रही थी, तो हमारे देश में ही वो महंगी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो जो लोकल जो वीवर्स थे उनके लिए वो महंगी रुई खरीदना मुश्किल हो रहा था। तो फिर कपड़ा महंगा हो रहा था, तो कपड़ा और महंगा हो गया, टैक्स भी लग रहे हैं, बाहर से कंपटीशन भी आ रहा है, अब रुई भी महंगी हो रही है, तो भाई वीवर्स को बहुत दिक्कत आ रही थी। आफ्टर दैट इन द लेट 19th सेंचुरी इंडियन फैक्ट्री सेटअप एंड द वीवर्स फेस स्टिफ कंपटीशन। फिर उसके बाद इंडिया में भी फैक्ट्री सेटअप हो गई, तो वीवर्स को और ज़्यादा प्रॉब्लम आई। तो ये देखो बच्चे ने प्रॉपर पूरा अच्छे से इतना बड़ा जो आपका पूरा एक 2-3 पेज का है ना, उसने किस तरीके से 4 पॉइंट से समराइज किया है। फिर एक कंक्लूजन भी देता है, इन सच अनफेवरेबल कंडीशन हाउ कुड दे फ्लरिश, इट सफर्ड अ मेजर सेटबैक। तो भाई इतनी प्रॉब्लम्स वो कैसे सफ़र करते, और बस उनको मेजर सेटबैक लग गया। पूरा ये उसने कंक्लूजन भी बच्चे ने दे दिया। बच्चा है बच्ची है, नाम तो होता नहीं है इसमें, बस हमें पता है कि ये फुल मार्क्स वाली कॉपी है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 8 में 3 पार्ट से उसमें से एक पार्ट जो लिखा है वो हमने एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन 9 जो है प्रिंट रिवॉल्यूशन वाला बच्चे ने अटेम्प्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, प्रिंट रिवॉल्यूशन हैड ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल चेंजिंग देयर रिलेशनशिप टू इन्फॉर्मेशन नॉलेज एनालाइज द स्टेटमेंट। जो प्रिंट रिवॉल्यूशन आया ना, उसने लोगों की लाइफ को बदल दिया, और लोगों का रिलेशन जो नॉलेज के साथ इन्फॉर्मेशन के साथ था वो भी बदल गया। तो वो कैसे रहा ये देखते हैं। प्रिंट रिवॉल्यूशन वॉज नॉट जस्ट अ वे of producing books but it transformed the lives of people to information and knowledge। तो फिर से इंट्रोडक्शन दिया है बच्चे ने कि भाई प्रिंट रिवॉल्यूशन ने लोगों की लाइफ को ही नहीं चेंज किया, उन्होंने लोगों की नॉलेज को, मतलब पूरा ओवरऑल प्रिंट की वजह से लोगों की पूरी लाइफ पर असर पड़ा है। कैसे? इट रिड्यूस द टाइम, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स। Books become accessible. People from all spheres of life begin reading books. Transition from hearing to reading। तो क्या हुआ, पहले लोग ना सुना करते थे, इलिटरेट होते थे, किताबें नहीं होती थी। अब किताबें प्रिंट की वजह से इतनी ज़्यादा आ गई ना, तो पहले जो लोग सुना करते थे, मतलब क्या होता था ना कि झुंडों में लोग बैठते थे, एक पर्सन पढ़ता था, बाकी सब सुनते थे। अब सभी पढ़ने लगे। पीपल नाउ लुक्ड एट द वर्ड विद न्यू आइज दैट वर क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल अप्लाइंग द रूल ऑफ रीज़न एंड रैशनैलिटी। अब लोग ना भाई दूसरों की बातें ऐसे ही नहीं मानने लगे, अब लोग सोचने लगे कि भाई ये जो बोल रहा है क्या ये सही में बोल रहा है। लोग अपना रीज़न, अपना रैशनैल लगाने लगे। People were persuaded to think differently. It opened their mind to vast horizons of knowledge. As they exposed to ideas of thinkers, philosophers, they analyzed the things in their own way. अब लोग philosophers की बातें पढ़ने लगे, thinkers की बातें पढ़ने लगे, तो अपनी तरीके से भी वो अपनी knowledge को, अपनी information को develop करने लगे। फिर conclusion में बच्चे ने लिखा है, Thus a new word of debate and discussion was created. They were now aware, rational and judged everything with reason। तो यही सब लिखते हैं, देखिए फुल बिल्कुल एक बहुत अच्छे पॉइंट्स इसने लिखे हुए। इस तरीके से ही आपको भी एग्जाम में लिखना है। पॉइंट्स में लिखा जाता है तो अच्छा इंप्रेशन जाता है, पैराग्राफ्स में समझ ही नहीं आता क्या खिचड़ी पक जाती है। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है। How has the ever increasing number of industries in India made worse position by exerting pressure on existing freshwater resources? तो भाई इंडस्ट्रीज़ की वजह से फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर क्या असर पड़ा है ये हमें बताना है। तो देखो इंट्रोडक्शन दिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन exerted a pressure on existing freshwater resources by sufficiently exploiting them। तो मतलब भाई जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज थे उन इंडस्ट्रीज़ उनको इस्तेमाल करती हैं और अपने जो एफ्लुएंट्स होते हैं वो ऐसे ही बिना सफाई करे नदियों में बहा देती हैं। तो नियरली 22% ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज इन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन विदाउट एवर बीन रिसाइकल्ड और रीयूज्ड। एक्विफर्स एंड रिवर वाटर इज़ एक्सप्लॉइटेड। तो भाई मतलब रीयूज़ नहीं करते हैं, रिसाइकल नहीं करते हैं, बिना रिसाइकल किए ही इंडस्ट्रीज़ पानी नदियों में बहा देती हैं। The used water is released onto various streams without properly treating. Chemicals, radioactive material, lead, mercury, etc. pollute करते हैं river water को। Nearly 1 liter of waste water pollute 8 times fresh water। तो बच्चे ने देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने सारे नंबर दिए हैं कि भाई 22% ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं। ये आप सब आपके एनसीईआरटी में गिवन है, थोड़े थोड़े से ना डेटा पे हमें याद करना होता है। फिर जो 1 लीटर गंदा पानी है ना वो लगभग 8 लीटर साफ पानी को गंदा कर देता है। हॉट वाटर
from various thermal power plants and industries are released without cooling, thus affecting aquatic life, depriving it of oxygen. This deplete the amount of fresh water that can be used. तो देखो हॉट वाटर जो हम लोग डाल देते हैं ना, मतलब हम लोग मतलब इंडस्ट्रीज़ डाल देती हैं, उसकी वजह से जो मछलियाँ होती हैं ना उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनका बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं कर पाती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एक्वेटिक लाइफ को, उनके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी में। कंक्लूजन देखो, आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर उसके बाद पॉइंट लिख रहे हैं और फिर उसके बाद कंक्लूजन दे रहे हैं। तो 10 इंडस्ट्रीज नीड टू अडेप्ट सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू सेव देम। तो क्या करना चाहिए? कंक्लूजन का मतलब होता है कि भाई हमें जो हमारी प्रॉब्लम है ना, हमने प्रॉब्लम बता दी, अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व ऐसे करें कि भाई सस्टेनेबल यूज़ करें और क्या करें, रिसाइकल करें। बस इतना सा हम लोगों को क्या करना था, कंक्लूजन में लिखना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है हमारे पास, डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अ प्रेरिक्विजिट फॉर लोकल एंड नेशनल डेवलपमेंट, एनालाइज द स्टेटमेंट। मतलब हमारा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क ना बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हमारा देश जो है डेवलप करे। तो ट्रांसपोर्ट, अब देखो फिर से इंट्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स, दैट इज़ अ प्रेरिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, यानी कि भाई सड़कों पर ही तो व्यापार होगा ना, सड़कें अच्छी होंगी तभी तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रक्स, बसेस या फिर कार्स जा पाएंगी। तो डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एड्स trade and commerce by increasing the ease with which they can be taken from one place to another, है ना। They increase accessibility to market, यानी कि मार्केट तक जाना आसान हो जाता है। And site of production, save time, labor, act as integrating force। अब आप देख रहे हो बच्चे ने क्या किया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि देखो ट्रेड एंड कॉमर्स, इसको अंडरलाइन किया हुआ है। एक्सेसिबिलिटी टू मार्केट, मतलब ये इन्होंने जो 4 लाइनें लिखी है ना, उसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट किया हुआ है, उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। एज रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सस्टेन विदाउट ट्रेड विच इज superseded by transport and communication. Increased technology in transport has linked the countries, made a global village, binded the economic life, aided in development। तो भाई देखो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हर चीज़ में हमारे जो पूरी लाइफ है ना उस पर इफेक्ट आ रहा है, एग्रीकल्चर पे, इकोनॉमिक लाइफ पे, इंडस्ट्रीज़ पे और अर्बन डेवलपमेंट पे, हर चीज़ मैटर कैसे, ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ये ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है। जहाँ अच्छी सड़कें होती है ना वहाँ व्यापार अपने आप बढ़ जाता है। गांव जब शहरों से जुड़ते हैं ना, एक अच्छी सड़क बन जाती है तो उस गांव का बहुत डेवलपमेंट होता है और शहर का भी डेवलपमेंट होता है। इट हैज़ इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड बाय ग्लोबलाइजेशन। तो जहाँ पर अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पर बाहर से भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं। अब कंक्लूजन में कहते हैं, दस ट्रांसपोर्ट इज प्री रिक्विजिट फॉर लोकल एंड नेशनल डेवलपमेंट। सिंपल सा कंक्लूजन है, छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, डिस्क्राइब एनी 3 प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992 फॉर मेकिंग 3-tier गवर्नमेंट मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल। तो 3-tier गवर्नमेंट यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए 1992 में क्या अमेंडमेंट हुआ था। तो इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि 1992 में भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, जिससे स्ट्रेंथन किया था डिसेंट्रलाइजेशन को, प्रोवाइडेड फॉर लोकल गवर्नमेंट विद पावर एंड रिसोर्सेज। छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो पॉइंट्स में आते हैं। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन टू लोकल बॉडीज, पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अदर अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज़। तो पहले क्या होता था, रेगुलर इलेक्शन नहीं होते थे, बट 1992 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसके बाद हर 5 साल में लोकल बॉडीज़ में भी इलेक्शन करवाना कंपलसरी हो गया। सीट्स का रिजर्वेशन हुआ, विमेन के लिए 33% सीट्स रिजर्व करी गई, 1/3 सीट टोटल की विमेन के लिए करी गई। SC ST और OBC के लिए भी सीट्स रिजर्व करी गई। तो SC और ST के लिए तो देखो हमेशा की ही जाती रही हैं, मगर लोकल बॉडीज़ में क्या हुआ कि स्टेट्स को ये पावर दे दी गई कि अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सीट रिजर्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी स्टेट ने OBCs के लिए भी सीट रिजर्व कर रखी हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन उनके लिए बनाई गई। स्टेट गवर्नमेंट आर सप्लाइड टू ट्रांसफर सम पावर and resources to local bodies. This distribution varies from state to state. और स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया कि भाई कुछ रिसोर्सेज लोकल गवर्नमेंट को भी दिए जाएं। कंक्लूजन में, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, हैज़ डीपेंड
डेमोक्रेसी एंड वॉइस ऑफ विमेन। तो देखो विमेन पे इफेक्ट पड़ा, डेमोक्रेसी डीपन हुई और इफेक्टिव भी रहा। डेमोक्रेसी कैसे डीपन हुई भाई, देखो लोकल लेवल पर भी लोगों के पास पावर आई, रिप्रेजेंटेटिव्स बने। विमेन को कैसे फ़ायदा हुआ, 1/3 रिजर्वेशन मिला। पहले तो भाई बहुत ही कम MP और MLAs हैं अभी भी हमारी लोकसभा में सिर्फ 14% जो है MPs हैं आज भी, और यहाँ पर लोकल लेवल पर 33% तो रिजर्वेशन ही दे दिया गया है ना। तो इससे विमेन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक्सप्लेन द 3 फैक्टर्स दैट आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डिविजन्स। तो देखो इंट्रोडक्शन, द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स इज डिसाइडेड बाय 3 फैक्टर्स। तो क्या क्या फैक्टर हैं, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। If they perceive their identities in singular and exclusive terms, like in Sri Lanka, it becomes difficult to accommodate. If they perceive their identities in multiple and complementary with nation, like in Belgium, it is easier to accommodate. अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हम अकेले हैं, हमारी आइडेंटिटी ज़्यादा ऊपर है, तो भाई दंगे होते हैं, प्रॉब्लम होती है, जैसे कि श्रीलंका में हुए सिन्हालास और तमिल्स के बीच। बट अगर लोग अकोमोडेट कर लेते हैं, मतलब ठीक है आप भी रह सकते हैं और हम भी रह सकते हैं, जैसे कि बेल्जियम में हुआ था, तो देश में शांति रहती है। It depends on how the political parties raise the issues. If they raise the issues that are within the constitutional framework and not at the cost of other communities, it lead to peace. मतलब अगर political parties ऐसे issues raise करती हैं जो सबके भले के लिए हो, ये नहीं कि एक का भला और दूसरे का नुकसान, तो फिर तो दंगे होंगे। Various leaders of different ethnic groups raised the issues in such a way that they couldn't be accommodated within a single country and led to division of a country into independent units. तो भाई अगर अलग अलग धर्म के अलग अलग जातियों के लोग आपस में दंगे करने लगेंगे और कहेंगे कि भाई हम तुम्हारे खिलाफ है, तुम हमारे खिलाफ हो, तो भाई देश का विभाजन हो जाता है इस तरीके से। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट टू द रीजनेबल डिमांड्स ऑफ माइनॉरिटी जो डिमांड कर रही है, जो रीजनेबल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं, उनकी अगर वो बात मान ली जाती है तो माइनॉरिटीज़ भी खुश होती हैं और देश में जो है पीस बना रहता है। इफ़ दे सप्रेस द रीजनेबल डिमांड इन नेम ऑफ नेशनल यूनिटी, इट टर्न्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स, एग्जांपल श्रीलंका। तो भाई अगर रीजनेबल डिमांड नहीं मानी जाएंगी तो फिर दंगे भड़कते हैं, जैसे कि श्रीलंका में हुआ। कंक्लूजन में कहा जाता है कि दस इट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। तो देखो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, छोटा सा कंक्लूजन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन 14 है, सेक्युलरिज्म इज नॉट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पर्सन बट इट इज़ वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ अ कंट्री। सेक्युलरिज्म जो है भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, बल्कि ये तो हमारे देश की फाउंडेशन है। हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है ना, और आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में भले ही साफ तौर पर ना लिखा हो, मगर उससे भी हमें समझ में आता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो वो सेक्युलरिज्म ही तो होता है। सेक्युलरिज्म इज द फाउंडेशन ऑफ अ कंट्री। आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इन आर्टिकल्स 25 to 28 पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ है कि भाई हम सभी धर्मों का पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, सबको आज़ादी है। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया लाइक द स्टेटस ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान, क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड और बुद्धिज्म इन श्रीलंका। हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। एवरी इंडिविजुअल इज गिवन द राइट टू प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ देयर चॉइस और नॉट टू फॉलो एनी। भाई कोई भी धर्म मानो ना मानो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सभी धर्मों का आप सम्मान कर लो। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कोई भेदभाव नहीं है। कंक्लूजन में कहा जाता है, दस कम्युनलिज्म थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो कम्युनलिज्म होता है, धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है कि तुम बुरे हो हम अच्छे हैं, ये सब चीज़ें, ये भाई हमारे देश को ही, किसी भी डेमोक्रेसी का किसी भी देश को ही थ्रेटन करता है। क्वेश्चन 15 देखो, हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो भाई सस्टेनेबिलिटी जो है वो डेवलपमेंट के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम्पल के साथ ना हम लोगों को बताना है। तो इंट्रोडक्शन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होती है ना, मीन्स द डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट और कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि भाई डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए बिना डेवलपमेंट करें, ताकि जो रिसोर्सेज का हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो रिसोर्स बचे रहें। रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, their exploitation will lead to their depletion and thus halt on development. Example, resources like petroleum are exhaustible resources, their reckless exploitation will lead to their deficiency. भाई अगर निकालते जाओगे एक दिन ख़त्म हो जाएंगे।
Resources are vital for development. Industries, agriculture, etc. all depend on resources. Economic development depends on resource availability. बिलियंस ऑफ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड. तो देखो भाई सब रिसोर्स पर ही डेवलप करते हैं. अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे, बचेंगे नहीं, अगर हम आज ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा. कंक्लूजन में हेंस वी नीड टू यूज़ द रिसोर्सेज जुडिशियसली टू सस्टेन डेवलपमेंट. समझदारी से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर हमें डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते रहना है. तो क्वेश्चन 16 है, डिस्टिंग्विश द सर्विस कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विद दैट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो संगठित और असंगठित क्षेत्र की सेवा शर्तों में अंतर स्पष्ट कीजिए. तो जब भी डिफरेंस बताना हो ना तो ऐसे लाइन खींच के बताया जाता है हमेशा. ऑर्गेनाइज एक तरफ लिखो, दूसरी तरफ लिखो अनऑर्गेनाइज, क्योंकि इन दोनों में अंतर बताना है. ऑर्गेनाइज जो होते हैं रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के पास, और अनऑर्गेनाइज्ड रजिस्टर्ड नहीं होते. रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन इन वेरियस एक्ट्स लाइक मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट आर फॉलोड. तो ऑर्गेनाइज में सारे के सारे जो एक्ट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ये सब फॉलो होते हैं. अनऑर्गेनाइज में भाई कुछ भी फॉलो नहीं होता. ऑर्गेनाइज में फिक्स वर्किंग आवर होते हैं और ओवर टाइम के लिए सैलरी मिलती है एक्स्ट्रा. और भाई अनऑर्गेनाइज में तो लॉन्ग वर्किंग आवर होते हैं, ओवर टाइम के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती. जॉब सिक्योरिटी होती है ऑर्गेनाइज में और अनऑर्गेनाइज में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है. ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ना बहुत बार पूछा जाता है, अभी भी आ सकता है. प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस तो आते ही हैं. फिर देखिए प्रोविजन ऑफ पेड हॉलीडेज होते हैं ऑर्गेनाइज में, और भाई कोई पेड हॉलीडेज वगैरह अनऑर्गेनाइज में नहीं होते हैं. 17 क्वेश्चन है, वाई इज चीप एंड अफोर्डेबल credit important for country's development? Explain any 3 reason. cheap and affordable credit का मतलब होता है सस्ता कर्ज, मतलब लोन लेने जाएं तो थोड़े सस्ते दर पे मिले. ये क्यों ज़रूरी होता है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना वो लोन लेकर के ही अपना आगे सेटअप करती हैं और ब्रांचेस वगैरह, तो इसलिए सस्ते दर पर मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है. Cheap affordable credit is important for country's development. It create opportunities of self-employment. Women in Bangladesh through cheap affordable credit set up various jobs like sewing for themselves. तो क्योंकि बांग्लादेश में ये कॉन्सेप्ट आया था कि भाई सस्ते दरों पर लोन दे दो, उससे क्या हुआ काफ़ी सारी औरतों ने अपनी जो है सिलाई वगैरह छोटे छोटे से कारखाने से उन्होंने खोल लिए. और इससे टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है फार्मर्स कर पाते हैं इजीली. पर कैपिटा इनकम कंट्री की बढ़ती है, ट्रेड और कॉमर्स बढ़ता है, इंडस्ट्री लगा पाते हैं, एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट हो पाता है और इससे जीडीपी भी बढ़ती है और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी हमारी बढ़ती है. कंक्लूजन में हेंस इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट. सिंपल सा. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 18 में, हाउ कैन कंज्यूमर अवेयरनेस बी स्प्रेड अमंग कंज्यूमर्स टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस? एक्सप्लेन एनी 3 वेज. तो कंज्यूमर अवेयरनेस हम लोग कैसे स्प्रेड कर सकते हैं कि भाई कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कंज्यूमर का शोषण ना हो, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ये देखिए आंसर लिखा हुआ है, मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ. कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हम लोग कई तरीके से बचा सकते हैं. कैसे? भाई एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, होर्डिंग लगा सकते हैं, रेडियो प्रोग्राम चला सकते हैं, लोकल भाषा में आर्टिकल लिख सकते हैं, विभिन्न एक्ट्स जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज हम फैला सकते हैं इस तरीके से. और हमें क्या करना चाहिए? कंज्यूमर ग्रुप सेटअप करने चाहिए ताकि लोग घर घर जाएं या फिर रैलियाँ निकालें और स्कूल में भी इनके बारे में पढ़ाया जाए बच्चों को, ताकि और बच्चों को भी बोला जाए कि वो अपने पेरेंट्स को बताएं, आसपास के लोगों को बताएं कि कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं. और जो ये कॉपरा एक्ट है ना 1986 का, इसके बारे में भी सबको जागरूकता देनी चाहिए. और हम लोग पीपल का पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं, जिनके साथ गलत हो रहा है हम उनकी मदद कर सकते हैं ताकि इकट्ठा होकर के हम जो है उनको इंसाफ दिला सकें. तो कंक्लूजन में कहा जाता है, हेंस वी मस्ट रेड वॉइस अगेंस्ट आर एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस बाय द प्रोड्यूसर्स. क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, अच्छा इसमें 2 ऑप्शंस हैं. तो जो बच्चे ने लिखा है वो लिखा है बाल्कनाइजेशन वाला. डिस्क्राइब द एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन प्रिवेल्ड इन बाल्कन्स आफ्टर 1871 इन यूरोप. तो बाल्कन्स में जो एक्सप्लॉयटेटिव काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी 1871 के बाद, उसके बारे में बताना है. तो टुवर्ड्स द लेट 19th century nationalism aligned with imperialism and become a narrow creed. This was evident in Balkan region of Europe after 1871. तो इसमें क्या हुआ? बाल्कन पहले तो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? तो आज के टाइम की जो रोमानिया, बल्गेरिया, हर्ज़ोवेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ये सारी की सारी बाल्कन कंट्री हुआ करती थी पहले.
और उस समय पर ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थी। ये जो रीजन था ना, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थी। ऑटोमन एम्पायर जब टूटा ना, तो यहाँ पे रोमांटिक नेशनलिज्म फैला। रोमांटिक नेशनलिज्म में भाई अपने लोकल गाने, लोकल भाषा, लोकल नृत्य, लोकल लोक कथाएं, उससे क्या हुआ कि भाई तुम हमसे अलग हो तो हम अपना अलग देश बनाएंगे, ये वाली चीज़ फैली। इसकी वजह से बाल्कनाइजेशन यानी कि टूट गए वो देश वन बाय वन। ये जो हुए ना, ईच ऑफ द यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे, दे बेस देयर claims on history that they were once independent and they subject to colonial powers। तो उन्होंने कहा भाई हम पहले इंडिपेंडेंट थे, ऑटोमन ने हम पे कब्जा किया और अब हम अलग अलग हो जाएंगे। हर ने ट्राई किया कि भाई दूसरे का रीजन ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई किया जाए, तो इसलिए आपस में उनके भी झगड़े हुए। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म व्हेन ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी एंड ब्रिटेन ट्राई टू ऑक्यूपाई द टेरिटरी ऑफ कंट्री काउंटरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। मतलब फिर ये बाल्कनाइजेशन तो हुआ, देश टूटे, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने देखा ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी, ब्रिटेन ये क्या कर रहे हैं, इंपीरियलिज्म कर रहे हैं, दूसरे देशों पे कब्जा कर रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे पे कब्जा करने के लिए भी ये लोग लड़ने लगे। इससे क्या हुआ, बाल्कनाइजेशन और इंपीरियलिज्म, फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन 20 जो है, इसमें भी देखिए दो ऑप्शंस हैं। तो बच्चे ने ये वाला किया हुआ है नॉन कॉपरेशन वाला। तो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन जन 1921, ईच ग्रुप टुक इट इन इट्स वे। तो क्वेश्चन तो यही है कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ उसमें मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन हुआ सिटीज़ में, और इसका क्या इम्पैक्ट रहा। तो स्टूडेंट्स ने कैसे इसमें किया पार्टिसिपेट, स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, टीचर्स ने भी पढ़ाना छोड़ दिया गवर्नमेंट स्कूल्स में, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, और लोगों ने क्या किया, बॉयकॉट किया। मतलब स्वदेशी मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि भाई हम अपने देश का ही सामान इस्तेमाल करेंगे, बाहर से सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। इकोनॉमिक फ्रंट पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि फॉरेन क्लोथ्स को जलाया गया, बॉनफायर हुए, और लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम बाहर का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। लीगल शॉप की पिकेटिंग हुई और फॉरेन चीज़ों का बॉयकॉट हुआ। पिकेटिंग मतलब जैसे कि औरतें खड़ी हो जाती हैं एक चेन सी बना करके दुकान के आगे कि भाई मत जाओ, तुम्हें नुकसान देगा, ये वो, इस टाइप का ये पिकेटिंग होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर मैप आ गया है, मैप बीच में आ गया, तो चलो बीच में जब आई गया मैप तो एक बार मैप वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख ही लेते हैं। मैप वैसे लास्ट में आता है। तो मैप का जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या क्या बोला गया है, मैप का है यहाँ पे ये रहा। एक तो हमें बताना है क्वेश्चन में कि, अच्छा ये हिंदी वाला है, यहाँ पर राजासांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बच्चे ने देखो राजासांसी यहाँ पर है, ये इधर पंजाब वाले रीजन में पड़ता है। फिर अहमदाबाद कहाँ पर है, अहमदाबाद जो है वो गुजरात वाले रीजन में पड़ता है कि गांधी जी ने जो है मिल कॉटन वर्कर्स के लिए सत्याग्रह कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया था, अहमदाबाद में किया था। फिर ये भद्रावती वाला जो आयरन स्टील प्लांट है वो हमारा कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और 1927 का कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था, जिसको अब हम चेन्नई बोलते हैं। फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल कहाँ पर है, तो भाई वो कोलकाता में है। तो ये मैप के क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं मैप के, तो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन ये आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 अपना हो गया था। अच्छा 20 में अभी थोड़ा सा और बचा है आगे कि इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड जो है वो आधा हो गया था, और लोग जो है वो खादी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो फिर वो दोबारा से बेल वाले कपड़े पहनने पे ही चले गए। अब पीपल बिगेन टिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एज इंडियन इंस्टीट्यूशन वर स्लो टू कम अप। तो भाई लोगों ने ठीक है प्रोटेस्ट वगैरह किया, मगर कब तक करते रहते, कोई ऑल्टरनेटिव था नहीं ना बच्चों के पास। कोई सरकारी स्कूल के अलावा, यानी कि सरकार जो चला रही थी अंग्रेजी सरकार, उसके अलावा कोई लोकल स्कूल्स थे ही नहीं, तो बच्चे फिर से स्कूल में वापस चले गए। लॉयर्स भी कब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, खाना तो खाना ही है उन्हें भी, तो वो भी अपनी प्रैक्टिस पे वापस चले गए। कंक्लूजन ये हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था ना वो सिटीज़ तक ही रहा, ज़्यादा ना उस गाँव में और कंट्री साइड दूसरे इलाकों में इतना नहीं फैला। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग को पूछा गया है, देखो इसमें भी 2 ऑप्शन है, तो बच्चे ने लिखा है ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस वेरियस इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए एक तो देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन ही आया था, और काफ़ी सारी और भी सरकार जो है स्कीम्स चलाती रहती है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, उससे हमारी उपज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। स्कीम जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम चलाती है, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, और प्रोविजन ऑफ चीप क्रेडिट, सस्ता
जो है लोन मिल जाता है बैंक से, कोऑपरेटिव से, ग्रामीण बैंक से। इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है सरकार, जो है कैनाल निकलवाती है। और दूरदर्शन पर ना प्रोग्राम्स आते हैं कि किस तरीके से आप जो है खेती करें तो वो ज़्यादा उपज देगी। सब्सिडी देती है सरकार काफ़ी सारी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। कंक्लूजन में एग्रीकल्चर शोड वेरियस इंप्रूवमेंट्स बाय दिस, इसकी वजह से एग्रीकल्चर में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वाई इज़ द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो भाई देश कितना स्ट्रेंथ है, देश में कितना पावरफुल है, ये उस देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से हम लोगों को कैसे पता लगता है। तो देखो, डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री, इज अ मेजर क्राइटेरिया। आप क्राइटेरिया और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि मेजर क्राइटेरिया होता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर जॉब ज़्यादा आती है। मैन्युफैक्चरिंग हुई, बाहर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो FDI आता है हमारे देश में बहुत सारा, तो काफ़ी सारी मतलब चीज़ें से फ़ायदा होता है जब मैन्युफैक्चरिंग होती है देश में। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, इट रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग पीपल विद जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो लोगों को सेकेंडरी जो है एरिया जो होता है इंडस्ट्रीज़ वाला, वहाँ पर लोगों को जॉब मिलती है और एक्सपोर्ट बढ़ता है ना, काफ़ी ज़्यादा। उससे हमारा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है। और पॉवर्टी कम होती है क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही होती है कि भाई गरीबी बढ़ रही है देश में, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगती हैं तो पॉवर्टी भी कम होती है, ऐसा देखा गया है। डेवलप कंट्रीज़ जो हैं, जो भी डेवलप बनी हैं, हम जब उनका इतिहास उठा करके देखते हैं ना, तो हम यही देखते हैं कि वहाँ पर पहले मैन्युफैक्चरिंग हुई थी बहुत ज़्यादा, उससे ही लोगों का लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ा था। और फिर GDP में फ़िलहाल हमारे देश की सिर्फ 17% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, बट अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ग्रो करेगा तो GDP भी हमारे देश की बढ़ेगी। क्वेश्चन 23 है, डिस्क्राइब एनी 5 मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म्ड इन डेमोक्रेसी। तो 5 फंक्शन, अब ये 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो 5 फंक्शंस बताने हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या करती हैं। तो क्रूशियल फंक्शन क्या क्या है कि भाई इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती हैं और हम अपनी मर्जी का कैंडिडेट चुनते हैं। पुट फॉरवर्ड करती हैं पॉलिसीज़ और प्रोग्राम जो कि लोग चाहते हैं, है ना, उसके हिसाब से वो अपनी नीतियाँ लेकर के आती हैं। और वो लॉज बनाती हैं जब पावर में आ जाती हैं, तो लॉज लेजिस्लेशन, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे देश में चीज़ें आगे बढ़ती हैं। फिर रोल ऑफ अपोजिशन, जो लोग जीत नहीं पाते हैं वो वाली पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन का रोल करती हैं और सरकार पर चेक भी रखती हैं कि गवर्नमेंट सही तरीके से काम करे। गवर्नमेंट मशीनरी जो है वेलफेयर स्कीम बनाती है और लोग जो हैं क्लोज फील करते हैं, क्योंकि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग अलग अलग घर जाते हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी से ना हमारी डेमोक्रेसी वाइब्रेंट बनी रहती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें ऑप्शंस हैं। तो डेमोक्रेसी लेड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स, इसको हमें जस्टिफाई करना है। या फिर है डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। बच्चे ने ये वाला किया है, देखते हैं। तो डेमोक्रेसी प्रमोट्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। कैसे? डेमोक्रेसी जो है हमें बहुत सारे राइट्स देती है ना, तो उससे क्या होता है हमें फ्रीडम और डिग्निटी महसूस होती है, इक्वालिटी देती है हमें डेमोक्रेसी। पीपल वांट रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फ्रॉम फेलो बीइंग्स। प्रमोशन ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। और मॉरल और लीगल फोर्स होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिससे हम लोग को राइट टू इक्वालिटी मिला हुआ है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हमें मिला हुआ है डेमोक्रेसी की वजह से। किसी भी रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, क्रीड के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। विमेन ने भी एजिटेट किया है इक्वल राइट्स के लिए, है ना, तो हमने देखा ना कि विमेन को भी वोट देने का अधिकार मिला है। जैसे जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसी दिन से हमारा संविधान बना, जब से, तो तभी से ही विमेन को वोट देने का अधिकार मिल गया है। हमारा देश ऐसा पहला देश था कि जब से वोट देने का अधिकार मिला तभी से विमेन को भी मिल गया। बाकी देशों में बहुत लेट मिला है विमेन को वोट देने का अधिकार मैन के कंपैरिजन में। तो वंस समथिंग हैज़ लीगल फोर्स इट बिकम्स ईजियर टू रेज डिमांड। तो हमें एक बार लीगल फोर्स मिल जाती है ना, तो फिर उस चीज़ की हम मांग कर सकते हैं। इसने हर सेक्टर, मतलब हर एरिया के लोग का एम्पावरमेंट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने और लॉज ने, डेमोक्रेसी में। तो यही है कि भाई फ्रीडम, डिग्निटी, इक्वालिटी, ये सब हमारी इन्हांस होती है डेमोक्रेसी की वजह से। क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो ये है, हाउ हैज़, एक तो फॉरेन ट्रेड का है कि फॉरेन ट्रेड जो है इंटीग्रेट कैसे करता है मार्केट्स को, और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हम अपनी लाइफ में कैसे महसूस करते हैं ऑन डेली बेसिस। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 वापस होने वाला है पेपर हमारा सॉल्व पूरा का पूरा। फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन इंटीग्रेटिंग
द मार्केट्स बाय। तो फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार से पूरी दुनिया के मार्केट कैसे मिलते हैं या फिर जुड़ते हैं। प्रोड्यूसर्स फ्रॉम वन कंट्री गो बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट एंड कम्पीट ग्लोबली। मतलब यहाँ का सामान जो है अपने देश में बन रहा है वो बाहर जा रहा है, बाहर का सामान यहाँ आ रहा है, तो हम लोग सारा का सारा सामान, हमारे पास ऑप्शन होता है ना, और एक दूसरे से सामान कंपटीशन होता है सामान का, हम अच्छा वाला लेते हैं, सस्ता वाला लेते हैं, है ना। तो प्रोड्यूसर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट एंड क्लोजली कम्पीटिंग विद ईच अदर। प्राइजेस, हाँ ये प्राइस वाला आ गया। फिर मैन्युफैक्चरिंग जो है बाय मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेट प्रोडक्शन अक्रॉस वेरियस कंट्रीज, दस लिंकिंग द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, सप्लाइंग कंज्यूमर्स। तो इसमें यही है कि भाई हम लोगों को अलग अलग एरिया का सामान मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और बेहतर और सस्ता सामान इस्तेमाल कर पाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं वो अलग अलग देशों से आती हैं, तो अपनी टेक्नोलॉजी भी लेकर के आती हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा पेपर सॉल्व। कंक्लूजन में, ग्लोबलाइजेशन इज टेकन प्लेस एंड मार्केट गेटिंग इंटरलिंक्ड। तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और मार्केट्स इंटरलिंक हो रहे हैं। तो पूरे हमने सारे के सारे कितने 26 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, और टॉपर की आंसर शीट भी हमने देख ली कि कैसे आंसर्स हमें लिखने चाहिए।